नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कोरोना संक्रमण को आए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब दूसरी लहर में संक्रमण पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लोग लंबे समय से दवाइयों के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, जैसे काढ़ा, हल्दी वाला दूध, स्टीम वगैरह। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम है कि इन्हें कब तक इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, क्योंकि अति किसी भी चीज की हानिकारक है। इसलिए कोरोना के गलत इलाज से आपको बचाना यह हमारी जिम्मेदारी है। लोग डरे हुए हैं और इसीलिए वो नुस्खा अपना रहे हैं जो उन्हें कहीं से भी मिल जा रहा है। और इसलिए आज के शो में हम इन्हीं सवालों के जवाब एक्सपर्ट से जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू त्यागी, जो कि डायरेक्टर हैं यथार्थ ग्रुप की, डॉक्टर अरुणा कालरा, सीनियर कंसल्टेंट सीके बिरला अस्पताल की, डॉक्टर अपर्णा जसवाल, जो कि डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हैं फोर्टिस अस्पताल की, और आयुर्वेद एक्सपर्ट, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा और डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आप ही से है, और सबसे ज्यादा बात जो हम पिछले 1-1.5 साल से सुन रहे हैं वो है स्टीम को लेकर, भाप को लेकर। और बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि स्टीम के बारे में इतनी बातें की जा रही हैं, क्या खासियत है? स्टीम लेने से क्या हो जाएगा? क्या कोरोना खत्म हो जाएगा स्टीम लेने से? हम लोग जो है कोरोना की इटियोपैथोजेनेसिस, यानी कि किस तरह से ये कोरोना का वायरस, ये 2 ही रास्ते हैं जिनसे ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, नाक या मुंह। अगर नाक में ये वायरस जाता है तो यहां पर हमारी नाक की अंदर की जो लाइनिंग है वहां पर 3 से 5 दिन रुक करके अपनी कॉलोनी बनाता है, मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम मेडिकल भाषा में रेप्लिकेशन कहते हैं। वहां पे इसका मल्टीप्लीकेशन होकर के इसका क्वांटम बढ़ता है, तब ये 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन नीचे उतर करके हमारे गले में जाता है, फिर हमारे फेफड़ों में उतर करके नुकसान पहुंचाता है। और जो स्टडीज सामने आई है वो ये कि जो आदमी भाप लेता है और रोज रोज भाप लेता है, उसकी भाप से पहले दिन का वायरस, ये इतना कमजोर प्रोटीन है, ये नैनो पार्टिकल से भी छोटा है, कि यदि आप प्रॉपर तरीके से भाप लेते हैं तो ये पहले दिन वायरस जो है इसी भाप से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो भाप की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन आज जब रोज व्यक्ति सुबह शाम, डॉक्टर परमेश्वर, आपने कहा ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, मैं यही जानना चाहता हूं, कितनी बार लें, कब तक लेते रहें, और जो प्रॉपर तरीका आप कह रहे हैं वो भाप लेने का प्रॉपर तरीका क्या है? फायदा कैसे मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, नंबर 1, आपको ज्यादा कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है कि आप सोचें कि इसमें आप यूकेलिप्टस ऑयल मिलाएं, इसमें अजवाइन मिलाएं। ये कहीं ना कहीं आंखों को इरिटेट कर सकता है। आप प्लेन वाटर आप जो है डालिए, पानी उबलेगा। आजकल स्टीमर में विदिन 30 सेकंड स्टीम बननी शुरू हो जाती है। आपने अच्छे से आंखें बंद करनी है, मुंह को जितना आप सह सकें उतना पास लेके जाना है, और नाक से श्वास लेना है, मुंह से छोड़ना है। ये आप करिए। आप जितना आप आराम से बर्दाश्त कर सके, थोड़ी सी गर्माहट तो लगनी चाहिए। 5 मिनट सुबह आपने लिया, इसका मतलब ओवरनाइट अगर कोई अनफॉर्चुनेट वे में वायरस आपकी नाक में प्रवेश किया तो आपने सुबह उसको क्लीन कर दिया। और दिन भर में अगर कोई वायरस गया तो शाम के समय हम कहते हैं बेस्ट टाइम होता है कि रात में जब आप घर पहुंच गए, आप बाहर नहीं जाना, तो उस समय आप स्टीम लेके सो जाइए। मानिए इस समय ये स्टीम आपको बहुत 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 फायदा देगी। लेकिन समझदार बनके स्टीम लीजिए। इनमें 6 बार स्टीम मत लीजिए। ठीक है, डॉक्टर सुरेंद्र के पास मैं जाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, स्टीम तो हम ले रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीजें वो मिलाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अजवाइन मिला रहे हैं, कुछ लोग हल्दी मिला रहे हैं। क्या ये सब चीजें ठीक हैं? और अगर ये ठीक है तो कितनी मात्रा होनी चाहिए इनकी? देखिए, इनहेलेशन और जो हम स्टीम इनहेलेट करते हैं, जैसा अभी आदरणीय त्यागी जी और परमेश्वर अरोड़ा जी ने भी कहा है, जो नेजल म्यूकोसा है उसका इन्फ्लामेशन कम होता है। अब रही बात इसकी कि इसमें हम क्या मिलाते हैं। हम अगर कोई इसमें कैम्फर मिलाते हैं या अजवाइन मिलाते हैं, इन दोनों में ही एसेंशियल ऑयल होता है। तो एसेंशियल ऑयल का बहुत पंजेंट टेस्ट होता है। कई बार कई लोगों को वो माफिक नहीं आता, लेकिन अगर उसको कम मात्रा में डाल, जैसे विक्स का इनहेलेशन बहुत कॉमन होता है, जब भी कभी चेस्ट कंजेशन होता है या साइनोसाइटिस की या कोराइजा की अर्ली स्टेज होती है, उसमें कहते हैं कि आप विक्स का इनहेलेशन लीजिए।
और उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। देखिए, दो चीजें हैं। एक है कि हमें किसी चीज का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ चाहिए। तो कोरोना का चूंकि स्ट्रेन बिल्कुल इस तरीके का आया है कि अभी बहुत ज्यादा इस पर स्टडी नहीं हुई है, जैसा कि अभी डॉक्टर त्यागी ने बताया कि कोई ऐसा रिपोर्टेड नहीं है। अभी जब तक केस स्टडी नहीं होंगी, एथिकल कमेटी के द्वारा संस्तुति से इस पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो रिपोर्टेड नहीं होगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से एज ए फिजिशियन उन्होंने भी देखा होगा कि स्टीम इनहेलेशन से इन सब चीजों में फर्क पड़ता है। रही बात इसमें कुछ मिलाने की, तो मिलाने की अगर आप बहुत ज्यादा एलर्जिक हैं किसी चीज से या पंजेंट किसी स्मेल से आपको दिक्कत होती है तो सिंपल भाप से ही आपका काम चल जाएगा। अजवाइन के विषय में और कपूर के विषय में कई सारी चीजें प्रकट हो रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि बिना उसके भी वही रिजल्ट है, और अगर उसमें कोई डालता है तो उसका कोई बहुत ज्यादा असर देखने को प्रैक्टिकली नहीं मिला है। तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि कोई भी इस तरीके का बहुत तेज गंध वाला सब्सटेंस जो है हम उसमें ना डालें तो उचित रहेगा। ठीक है, स्टीम को लेकर मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब अब मिल गए। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, डॉक्टर अपर्णा के पास मैं जा रहा हूं। जितने सवाल स्टीम को लेकर हैं उतने ही सवाल गर्म पानी को लेकर हैं। लोग पूछ रहे हैं, गर्म पानी की बहुत चर्चा हो रही है, तो क्या सारा दिन गर्म पानी ही पिएं? एक सवाल डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आपके लिए है। सवाल काढ़े से जुड़ा हुआ है। पिछले 1-1.5 साल से लोग काढ़ा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें अब यह नहीं समझ में आ रहा कि कितनी मात्रा में लेना है, कितनी बार लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलती से वो ज्यादा ले ले और नुकसान हो जाए? देखिए, हमें डेफिनेटली एक हल्का सा होममेड एंटीवायरल कवरेज चाहिए। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बना के रखे। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें कफ कोल्ड ना होने दे। देखिए, फिर बहुत एक बात ध्यान से सुनिए कि ये वायरस, आज ये स्टडी बिल्कुल क्लियर कट डॉक्टर्स के पास है कि इन जनरल ये नाक और गले में जाकर के अपना स्थान बना करके वहीं पे अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। और अगर हमारा नाक गला खराब है तो जो रेजिस्टेंस हमारे यहाँ के सेल से उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो थोड़े दिन में ही ये बहुत अधिक ग्रोथ कर जाता है। तो ये रेजिस्टेंस मिलता रहे, इसी के लिए हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी दवा चाहिए जो आपके गले को तर रखे, आपके गले को बिल्कुल भी इन्फ्लेम ना रहने दे। तो उसके लिए आप जानते हैं, आप एंकर हैं, देखिए आपका इन जनरल स्वभाव ये रहता होगा, थोड़ी अदरक की चाय पी ले तो गला तर हो जाए। आपकी टेबल पे हमेशा गर्म पानी पड़ा रहता है, क्यों लेते हैं? आपका गला सही रहे। तो सेम वे ये जो अभी बात कर रहे हैं कि साहब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में तो सबसे पहले ये बात आती है कि आप कोविड होने ही ना दें। तो प्रिवेंशन के लिए ही सबसे पहले, प्रिवेंशन का मतलब या तो आप होने ना दें, अगर हो गया 1-2 पार्टिकल ऐसा ड्रॉप ब्लड चला गया, उसको अर्ली न्यूट्रलाइजेशन कर दें, उसको तुरंत खत्म कर दें। डॉक्टर परमेश्वर, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। आज का हमारा कार्यक्रम ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं कि मात्रा कितनी हो और आप ये चीजें कब तक लें, क्योंकि कई लोग इसके अति कर जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं रुकना कहां है। काढ़ा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको काढ़ा पीना है तो आप सुबह थोड़े से 4 पत्ते तुलसी के, थोड़ी सी अदरक डाल करके, क्योंकि आप लंबे समय से पी रहे हैं, इससे अधिक आपको गर्म मसाले डालने की आवश्यकता नहीं है। अदरक प्रूवन एक तरह से अच्छा अपना थ्रोट एक सूदिंग एजेंट है, तुलसी डाल लीजिए, एक टाइम बहुत है। फिर दिन में एक बार गर्म पानी पी लीजिए, या आप काढ़ा कई दिन से पी रहे हैं, आपको लग रहा है थोड़ी गर्मी कर रहा है, तो केवल आप हल्दी का दूध रात में पी लेंगे तो भी आपको पूरा सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। हल्दी का दूध गले के लिए बहुत अच्छा होता है। या थोड़े दिन के लिए हल्दी का दूध पी करके फिर तुलसी का अर्क मिल रहा है, गर्म पानी में आप तुलसी ले लीजिए। तो बदल बदल के, जैसे 15 दिन आपने काढ़ा पिया, छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन आपने हल्दी का दूध पी लिया, छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन आपने तुलसी। तो इसलिए क्योंकि ये वो समय चल रहा है कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए भी जरूर, लेकिन साथ ही साथ अपने शरीर को बचा के रखते हुए, क्योंकि अति तो लगातार, तो कोई भी चीज, अच्छी चीज भी लगातार खाएंगे तो नुकसान कर सकती है। ठीक है, अति से बचना बहुत जरूरी है, ये डॉक्टर परमेश्वर ने साफ कर दिया। अति किसी भी चीज की ना हो, इसका ध्यान रखना है, फायदे के बजाय नुकसान ना हो जाए। आज का कार्यक्रम इसी पर फोकस्ड है। डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी, अगला सवाल आपसे है, दूध में हल्दी जिन्हें संक्रमण हो गया है उनके लिए कितनी कारगर है? अगर है तो कितनी लें, कब तक लें? देखिए, हल्दी तो एक ऐसा प्रूवन कंटेंट हमारा है कि इस पर बहुत सारी रिसर्चेज हैं और बहुत अच्छी हाई इंपैक्ट जर्नल्स में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट जो है वो हल्दी का, मतलब हल्दी इज वन ऑफ द फ्यू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स जो बहुत वास्टली रिसर्च किया गया है। और इसको दूध के साथ लेने में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो कुर्कुमिन है वो ये माना जाता है कि वो केवल फैट सोल्यूबल है।
तो दूध में चूंकि फैट होता है तो वो उसमें सोल्यूबल हो जाता है, और ये फैट सोल्यूबल है। ये हमारी जो परंपरागत हम खाना बनाने की जो पद्धति है, हल्दी में देखिए अभी आजकल कुछ लोग जरूर कुकर में स्टार्टिंग में डाल देते हैं, लेकिन परंपरागत तरीके से हल्दी का प्रयोग घर में भी हम हमेशा छौंका में करते हैं, यानी कि घी के साथ में उसको करते हैं। तो हल्दी का दूध डेफिनेटली इट इज ए प्रूवन, आई कैन नॉट से इट इज ए रेमेडी, बट ये एक बहुत अच्छा प्रभावकारी रास्ता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के साथ में हमें प्रोटेक्ट करता है। रही बात मात्रा की, अगर आप रो हल्दी ले रहे हैं, दो चीजें हैं, कायदे से अगर हल्दी का दूध हम पी रहे हैं तो यथासंभव जो गांठ वाली हल्दी आती है उसको हमें यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अदरक की तरह होती है, उसको हम ग्राइंड करके उसमें उबाल के ले सकते हैं। और अगर हम जो पाउडर हल्दी है तो वो 1/4 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को हल्दी भी थोड़ा सा उष्णवीर्य महसूस होती है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। और एक बार ले लें रात में, दैट इज सफिशिएंट। अभी कैप्सूल्स भी आ गए हैं हल्दी के, वो 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम तक, उसमें कई लोग केवल हल्दी पाउडर उसमें दे रहे हैं, कई लोग उसको एक्सट्रैक्ट के रूप में दे रहे हैं। तो दैट इज सफिशिएंट, और वो भी बहुत लंबे समय तक हल्दी को आप ले सकते हैं अगर इतनी कम मात्रा में आप ले रहे हैं तो। ठीक है, क्वांटिटी समझना, मात्रा समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं। डॉक्टर मंजू, अगला सवाल मेरा आपसे है, और यह सवाल है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को लोग तरह तरह की चीजें दे रहे हैं, खासतौर से बड़े जो इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट से प्रोडक्ट या सप्लीमेंट खरीदकर, वो बच्चों के साथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये ठीक है, और क्या बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज के समय में कुछ देना चाहिए, तो वो क्या होगा? देखिए, जैसे हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स ने कहा, बहुत सारी चीज़ें हम शुरू से देख रहे हैं हमारी किचन्स में इंडिया में यूज़ होती हैं, और हम सबको छोटे से पढ़ाया जाता है कि ये जो तुलसी है या ये नीम है या फिर हमारी हल्दी है, इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनको अगर हम थोड़ा, जितना हमारे डॉक्टर्स ने कहा आयुर्वेद के, उसके अकॉर्डिंग अगर हम एग्जैक्ट डोज में बच्चों में भी यूज़ करें तो उसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ज़रूर है। कब तक ये डॉक्टर को तय करने दें, अपने आप इसे ना तय करें। डॉक्टर परमेश्वर, अगला सवाल आपके लिए है, क्या कुछ खास ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आजकल फल और सब्जियों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्या कुछ खास ऐसे फल हैं, कोई और खाद्य पदार्थ हैं जिनका बिल्कुल परहेज आपको करना है, इस संक्रमण काल में इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्या कुछ ऐसा भी है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस समय एक तो दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना। दही जो है वो वैसे भी बसंत ऋतु है और ये वायरस जो है जाकर हमें कंजेशन कर रहा है, तो दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना, किसी को नहीं करना, चाहे वो हेल्दी भी है, उसको इस समय दही छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, बटर मिल्क या छाछ या मट्ठा, वो भी इस समय नहीं पीना चाहिए। फलों में ठंडे फल इन जनरल, केले को हम लोग अवॉइड करें, हम तरबूज और खरबूजे को भी अवॉइड करें। विटामिन सी के नाम पे जो लोग बहुत आदी नहीं है खट्टा खाने के, वो नींबू निकाल निकाल के पी रहे हैं, संतरे का जूस, मौसमी जूस, उनका गला खराब हो जा रहा है, उनको कफ कोल्ड हो जा रहा है। फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है कि कोविड का कफ कोल्ड है या बिकॉज कि उन्होंने 3 गिलास जो है मौसमी का जूस पिया है। तो इसलिए जो ठंडी चीजें हैं, जो खट्टी चीजें हैं, चाहे वो फलों में, उनको अवॉइड करके आप कौन से फल खाइए, आप सेब खाइए, आप पपीता खाइए, आप बगुगोशा खाइए, आप चीकू खाइए, आप थोड़ा मीठा अनार खा सकते हैं। तो इन फलों को आप खा सकते हैं। ठंडे और खट्टे फल वो इस समय मत खाइए। विटामिन सी खाना है तो आंवले का मुरब्बा, आंवले का पाउडर, आंवले से बना च्यवनप्राश, आंवले की चटनी बेटर अच्छा ऑप्शन है। या आपको अगर आंवला भी नहीं माफिक बैठता तो आजकल विटामिन सी की लिमसी टैबलेट्स आ रही है, वो विटामिन सी की टैबलेट ले लीजिए। लेकिन खटास जो आपके गले को नुकसान पहुंचाए उसका आप अधिक सेवन ना करें। सब्जियों में जी, सब्जियों में जो सब्जियां पचने में भारी हैं, जैसे कटहल, जैसे शाही पनीर, जैसे कढ़ाई पनीर, जैसे आप गोभी, इन सबको भी अवॉइड करें। हो सके तो जो लोग बहुत आदी नहीं है नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के, वो इस समय नॉन वेज को छोड़ करके जितना ताजा, जितना गर्म और जितना सुपाच्य और जितना मतलब बहुत अल्प मात्रा से मतलब जितना आप बहुत आराम से पचा लें, अगर आप इस तरह का भोजन लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में साधारण खाना, गर्म खाना, ताजा खाना, जो जितना आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा उतना जो है इस समय काजू बादाम अगर आप अधिक खाए, आपका पेट खराब हुआ तो जब भी हम बीमार पड़ेंगे बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग या बिकॉज ऑफ की हैवी आइटम्स हम खा रहे हैं,
राजमा खा रहे हैं, उड़द खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, ये सब आपका पेट खराब करके आपकी इम्यूनिटी को डाउन करेंगे। तो आपको क्या खाना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस समय आपको क्या नहीं खाना है। ठीक, तभी हम कह रहे हैं कि कई सारे उपाय, कई सारे नुस्खे हम तक पहुंच रहे हैं और बिना सही जानकारी के अगर आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फायदा होने की जगह नुकसान हो सकता है। सही जानकारी के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। कभी इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर तो कभी कोरोना संक्रमण के इलाज के नाम पर जिन उपायों का, जिन नुस्खों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो आपकी मदद करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या उसकी सही जानकारी आपके पास है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का खास पैनल मौजूद है। सुरेंद्र, अगला सवाल आयुर्वेदिक नुस्खे से जुड़ा हुआ है। अदरक, शहद, काली मिर्च और लौंग, इनका प्रयोग बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में, कब तक करना है, ये नहीं पता लोगों को। देखिए, अभी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि अगर 3 लोगों ने अलग अलग कोई नुस्खे बताए या अलग अलग कोई प्रोटोकॉल बताया तो जुडिशियसली उसका प्रयोग नहीं करते हैं आम जनता, उन तीनों को एक साथ मिला लेती है। तो इसमें सबसे पहला तो मुझे विशाल जी यही कहना है आपके माध्यम से कि आयुर्वेद के जो भी प्रोटोकॉल बताए जा रहे हैं या जो भी आपको कहीं से पता लगता है तो आप निश्चित रूप से किसी न किसी आयुर्वेद के चिकित्सक से एक बार उस पर चर्चा जरूर कर लें। अब कई लोगों ने कहा कि 1 चम्मच काली मिर्च ले लीजिए। 1 चम्मच काली मिर्च बहुत ज्यादा डोजेज होती है। 1 लौंग, 2 इलायची, 2 काली मिर्च, ये 1 कप चाय के लिए सफिशिएंट है। थोड़ा सा उसमें अदरक डाल दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जागरूकता इस विषय की है कि हम जो भी कहीं देखते हैं, जो भी कहीं हम पढ़ते हैं, उसको हम जुडिशियसली यूज करें। वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर हम अतिरिक्त मात्रा में लेंगे, अभी जैसे आपने कहा, हम एक छोटा सा डिकॉक्शन अगर बनाने की कोशिश करते हैं, 1 कप चाय के लिए अगर हमें कुछ बनाना है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, मैक्सिमम 2 काली मिर्च, 1 लौंग, ये सफिशिएंट है उसके लिए, चूंकि ये हम रोज लेना है या कुछ दिन तक लेना है। तो इसमें अगर हम 5 काली मिर्च डाल देंगे, 4 लौंग डाल देंगे, दालचीनी भी डाल देंगे, तो वो ज्यादा हो जाएगा। वो बहुत सारे लोगों को जिनकी प्रकृति उनके अनुरूप नहीं है, वो उनको आराम नहीं करेगा, उल्टा उसका नुकसान हो सकता है। ठीक है डॉक्टर इससे परमेश्वर, बचने मैं का इसी एकमात्र चीज को तरीका थोड़ा सा ये आगे बढ़ा रहा हूं। किन चीजों की तासीर गर्म है? बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे जो हैं वो चर्चा में हैं, किन से बचना है, कितना इस्तेमाल करना है? देखिए, जो काली मिर्च है, सौंठ है, पिपली है, हल्दी है, ये सब गरम मसाले हैं, ये गरम है, लेकिन ये बहुत अद्भुत गुणों को अपने अंदर लिए हुए हैं। तो केवल और केवल जो है आवश्यकता इस बात की है, जो आज का विषय भी है, कि समझदारी से इसका प्रयोग करें, सही मात्रा में इसका प्रयोग करें, क्योंकि सही मात्रा आपके लिए लाभदायक है और इन्हीं चीजों की अधिक मात्रा आपको कष्ट देगी। अभी डॉक्टर साहब ने एक चीज बहुत प्यारी कही, बहुत ही मुझे अच्छा लगा सुन करके, कि क्या हो रहा है कि लोग पैनिक हैं और वो, मैंने कुछ बताया वो भी इस्तेमाल करेंगे, दूसरा डॉक्टर आयुर्वेदिक बता रहा है वो भी इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली बलगम को निकालने के लिए मैं बोलता हूं कि आप सुहागा लीजिए, वहीं पे दूसरे डॉक्टर बोलते हैं कि आप स्फटिक का भस्म यानी फिटकरी की भस्म लीजिए, आप दोनों ले लेते हैं। तो ये सब मत कीजिए। एक किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के अगर देख रेख में आप हैं, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो हल्की मात्रा में ये सब आपके लिए। काली मिर्च एक, देखिए आपकी सब्जी में फालतू हो जाती है तो सब्जी का स्वाद कितना तीखा हो जाता है, तो इनको आप मजाक मत समझिए। ये आप मात्रा में लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी है, मात्रा बढ़ा के लेंगे तो रिवर्स में आपको उल्टा नुकसान करेगी। समझदारी दिखानी है। एक और सवाल कपूर और लौंग से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ये काम करता है क्या? इससे जुड़ा हुआ कोई रिसर्च हमारे पास है, प्रमाण हमारे पास है? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त रिसर्च इस पे हुई है। लौंग है, अजवाइन है, कैम्फर है, ये सब एरोमेटिक वोलेटाइल थिंग्स हैं, और जब भी हमारी नाक बंद होती है, तो आज नहीं सदियों से हम, चाहे कोई हम ट्रेड नेम ले सकते हैं कि नहीं, विक्स लगा करके नाक खुलती है, क्या है उसमें? कैम्फर है। तो ऐसे ही अजवाइन, कपूर, लौंग, इनकी पोटली को लोग सूंघ करके बेसिकली इनका पेनिट्रेटिंग नेचर आपका नाक खोल देता है, फिर आपकी ब्रीदिंग ईज हो जाती है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई आप खा नहीं रहे हैं। पोटली बना करके कपूर, अजवाइन और लौंग की अगर आपको नाक बंद लगती है तो आप सूंघिए, आपको फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज की चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोना संक्रमण के इलाज के नाम पर तरह तरह के उपाय आप कर रहे हैं, तरह तरह के नुस्खे आप अपना रहे हैं, लेकिन उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितने दिनों तक उन्हें इस्तेमाल करना है और कहीं ये फायदे की जगह आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे, ये सही जानकारी आज इन एक्सपर्ट्स के जरिए हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है।